हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कैनेडा होप्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम ब्रिजेश है और हम अपनी कैनेडियन जर्नी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आज मैं एक नई सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें मैं इंस्पायरिंग लोगों का इंटरव्यू लूँगा जो कनाडा में आ गए हैं, जिन्होंने अपनी स्ट्रगल की और अब वो इस्टेब्लिश हो गए हैं। तो चलो आज मिलते हैं पहले पर्सन से जो कनाडा में 2019 में आए थे और उसके बाद उन्होंने कैसे अपनी जर्नी की और कैसे वो अब कनाडा में सेटल हो गए हैं। चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम मिलते हैं अंकिता जी से जो 2019 में कनाडा आए थे, और फिर चलो उनसे पूछते हैं उनकी जर्नी। वेलकम टू अवर चैनल। Hi Brijesh, thank you for inviting me. सो अंकिता, मैंने सीरीज़ शुरू की है और हम जितने भी कनाडा में लोग आए हैं जिन्होंने अपने चैलेंजेस फेस किए, स्ट्रगल की, मेनली सब ने स्ट्रगल की होती है, तो फिर उनसे हम कुछ सीख सकें। तो आप बताएंगे कि आप कनाडा में कब आए और क्यों आए, कनाडा ही क्यों आए, और आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड और इंडिया में कहाँ से हैं। So Brijesh, मैं 2019 में एज यू मेंशन कि मैं 2019 में यहाँ पे आई थी। बेसिकली मैं देहरादून से हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं से की है, मैंने अपनी ग्रेजुएशन वहाँ से की है, मैंने अपनी बीएससी वहाँ से की है। देन आई डिड माई मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी एज वेल फ्रॉम देहरादून ओनली। वहाँ पे फिर मैंने कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में काम किया जो मैं हिमाचल में भी थी और देहरादून में भी थी। एंड आफ्टर दैट वी मूव टू म्यांमार। लाइक 2015 में मेरे साथ एक हादसा हो गया था, मेरी शादी हो गई थी। अच्छा। सो दिस इज जोक्स अपार्ट, बट मेरी शादी हो गई और फिर हम 2015 में हम म्यांमार शिफ्ट हो गए। सो म्यांमार में मैंने एक आईटी कंपनी ज्वाइन की जो सिंगापुर बेस्ड थी, बट उनका एक ऑफिस म्यांमार में भी था। बट आपकी बैकग्राउंड फार्मास्यूटिकल में, आपने इंडिया में काम जी, किया, तो फिर आईटी में कैसे एकदम, मतलब वहाँ कैसे जॉब मिल गई या कैसे चेंज किया। दैट में भी यू कैन से कि लक भी था शायद मेरे को। मुझे हमेशा से कंप्यूटर्स एंड आईटी में थोड़ा इंटरेस्ट था, बट मैंने कभी उसमें एजुकेशन नहीं ली। पर जब मैं म्यांमार गई और मैंने अपने लिए जॉब ढूंढनी शुरू की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि फार्मास्यूटिकल्स के लिए वहाँ पे ज़्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि म्यांमार बहुत डिफरेंट कंट्री है, वो अभी ग्रो कर रही है, अभी तो वहाँ पे सिचुएशन और भी ज़्यादा आप देख रहे हैं कैसी हो रही है। बट उस टाइम पे वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ फार्मास्यूटिकल्स में नहीं थी। तो मेरे को लगा कि जॉब तो करनी है, घर पे तो नहीं बैठा जा सकता, कुछ करना है। तो मैंने कोई एक मेरे नोन थी जो वहाँ पर काम करी थी उस कंपनी में, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि दे आर हायरिंग पीपल हु कैन लर्न, लाइक दे आर रेडी टू हायर दोज काइंड ऑफ पीपल। तो मैं वहाँ पे गई, देन आई गिव माई इंटरव्यू। सो मैनेजर को लगा कि लाइक यू नो आई हैव अ पोटेंशियल, सो दे हायर्ड मी फॉर, उन्होंने मुझे 3 मंथ्स के लिए हायर कर लिया था प्रोबेशन पीरियड पे। बट देन आई प्रूव माई सेल्फ एंड तब मैंने म्यांमार में 1.5 ईयर्स एज अ क्वालिटी इंजीनियर काम किया, लाइक क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते थे। सो वहाँ से मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर में बन गया था। बट उससे पहले आपने कभी सॉफ्टवेयर में काम नहीं किया था। नहीं, कभी नहीं। वहाँ से मुझे हमेशा लगता था कि यू नो आईटी हैज़ मोर स्कोप, और जो भी था, में भी इंटरेस्ट की भी बात होती है, तो मेरे को लगता था, बट मैंने कभी किया नहीं। बट हाँ, जब मुझे मौका मिला तो मैंने किया। और क्योंकि मुझे, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर आपको कोई काम अच्छा लगता है ना तो आप कर लेते हो, अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो आप वो कर लेते हो। तो सेम मेरे साथ था कि मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो मैंने 1.5 ईयर्स वहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छे से काम किया। अच्छा, तो उसके बाद आप कनाडा आ गए। हाँ जी, उसके बाद 2019 में 2015 में ही हमने अपनी पीआर अप्लाई, 2016 में आई गेस हमने पीआर
अप्लाई कर दी थी कनाडा के लिए, बट इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। एंड तो 2019 में हमें पीआर लगी थी एंड अगस्त 2019 में हम कनाडा आ तो गए थे। आपको 3 साल लग गए पीआर लगने में? या आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस, समटाइम्स जल्दी हो जाता है, समटाइम्स कुछ रीजंस होते हैं जिससे डिले हो जाता है। तो हमारे कुछ मतलब रीजंस थे, लाइक कई कई तरह के क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स आपको लेने होते हैं। तो मेरे हस्बैंड के केस में लाइक ही वर्क टू मेनी कंट्रीज, सो गेटिंग ऑल दोज क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो वो टाइम टेकिंग था। तो इस वजह से हमारा केस डिले हो गया। आई थिंक अदरवाइज लोगों को 1.5 ईयर्स में भी पीआर लग जाती है। नहीं, मोस्टली अब तो केसेस मैंने देखे हैं कि आपको अगर आप जेन्युइन सब वैलिड एक्सपीरियंस है, सब कुछ जेन्युइन है, तो 6 मंथ्स मैक्सिमम में लग जाती है पीआर। या यू आर राइट, लाइक मैंने भी सुना है कई लोगों को लाइक 6 मंथ्स तो मैंने कम देखा, बट हाँ मे बी वन ईयर में मैक्सिमम लोगों का हो जाता है। कनाडा में वैसे भी लाइक दे आर इनवाइटिंग लॉट ऑफ, बहुत सारे इमिग्रेंट्स को वो बुला रहे हैं, दे नीड लॉट ऑफ पीपल, उनके पास इतना स्पेस है, यहाँ पे इतने लोगों की ज़रूरत है, इनको इकोनॉमी ग्रो करनी है, सो दे आर इनवाइटिंग पीपल। सो डेफिनेटली इमिग्रेशन ज़्यादा टाइम नहीं लेती है क्योंकि उनको बंदे चाहिए, तो as soon as they find the right candidates they are sending invites to the people. So हमारे केस में भी ऐसा ही था, तो we got a chance to come here, so we are here. ओके, तो अब जब आप कनाडा आए तो आपको मतलब कुछ स्ट्रगल करना पड़ा जॉब फाइंड करने के लिए, या आपको अपने प्रोफाइल में जॉब मिल गई? मेनली लोग मतलब जो यहाँ पर आते हैं वो बोलते हैं कि जैसे रेफरेंस के बिना जॉब नहीं मिलती, या आपको इनिशली किसी दूसरी डोमेन में काम करना पड़ता है, फिर आपको अपनी डोमेन में मिलती है। तो सेम आपके साथ भी हुआ या आपके साथ कुछ डिफरेंट हुआ? ब्रिजेश, मुझे ऐसा लगता है अगर आप किसी भी इंसान से मिलोगे, दो कंडीशंस है, आइदर आप इंडिया में बहुत सुपर रिच हो, देन आप कनाडा आ रहे हो तो आपकी लाइफ सेटल्ड है फ्रॉम द फर्स्ट डे। बट अगर आप अपर मिडिल क्लास भी हो, मिडिल क्लास और लोअर क्लास की तो मैं बात ही नहीं करती हूँ, बट आप अपर मिडिल क्लास भी हो तो भी आफ्टर लैंडिंग कनाडा फ्रॉम फर्स्ट डे आपको स्ट्रगल करना ही है। आपको कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो बोले कि हाँ मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ इंडिया में, बट मैंने यहाँ पहले दिन आके मैंने लाइफ एंजॉय करनी शुरू कर दी। तो ऐसा किसी के साथ नहीं होता, ऐसा हमारे साथ भी हुआ। बट हाँ, जब हमने कनाडा आने का प्लान किया था तो हमने काफ़ी सारे रिसर्च की थी यहाँ आने से पहले, और हमारा माइंड इस चीज़ के लिए प्रिपेयर था कि हमें स्ट्रगल करना, हमें सब कुछ वहाँ पे जाते ही मिलने वाला नहीं है, हमें बिल्कुल पता था। तो जब हम यहाँ पर आए तो हमारे साथ भी सेम सिचुएशन थी। हम आए भी ऐसे टाइम पे, हम अगस्त में लैंड किया और अगस्त में यहाँ पे विंटर स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। तो अब नवंबर के बाद से तो यहाँ पे स्नो भी आप इजीली देख सकते हैं। तो हमारे लिए वो और भी चैलेंजिंग था क्योंकि हम उस टाइम पे आए जब यहाँ पे वेदर एक्सट्रीमली ठंडा होना शुरू हो चुका था। तो हमारे जैसे लोग जिन्होंने कभी वो वेदर ना देखा हो, यहाँ के उन्हें वो वेदर देखना पड़े, तो वो अपने आप में एक चैलेंज होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कई तरह के चैलेंजेस होते हैं। कई कंट्रीज़ में आप जाओगे तो आपको मे बी फ़िज़िकल चैलेंजेस कम मिलेंगे और मेंटली चैलेंज ज़्यादा मिलेंगे। कुछ कंट्रीज़ में आपको मेंटल चैलेंजेस कम और फिज़िकल चैलेंजेस, बट यहाँ पे आपको दोनों तरह के चैलेंजेस मिलेंगे, मेंटली भी फिज़िकली भी। फिज़िकली वेदर की वजह से आप स्ट्रगल करोगे, इनिशियली आओगे आपके पास कार नहीं होगी, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो वो एक चैलेंज होगा। एंड कन्वीनियंस बहुत है गवर्नमेंट की तरफ से हेयर, लाइक दे हैव लॉट्स ऑफ बसेस, सारी फैसिलिटीज़ हैं, बट बाहर तो ठंड में आपका एक्सपोजर हो ही रहा है, तो वो स्ट्रगल तो है ही। और मेंटली स्ट्रगल ये है कि आप ज़ीरो से शुरू कर रहे हो, आपके पास इंडिया में कितना भी पैसा हो, वो आपकी सेविंग्स आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते अगर आप वाइज हो। तो अगर आपने अपनी वो सेविंग्स यूज़ की है तो वो कितने दिन चलने वाली है आप नहीं जानते। तो दोनों यहाँ पे आपको दोनों तरह का स्ट्रगल है, मेंटल और फिज़िकल दोनों। तो सेम हमारे साथ भी था। जब हम यहाँ पर आए तो हमें लगता था कि मेरे हस्बैंड को बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी क्योंकि उनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस था बहुत सारी कंट्रीज़ में। तो हमको ये मतलब ना दिमाग में एक अश्योरेंस तो नहीं कह सकते, बट एक होप थी कि ऐसा जल्दी हो जाएगा। बट जब हम यहाँ पे आए तो मेरे हस्बैंड को भी जॉब मिलने में टाइम लगा। तो उस टाइम किसी एक बंदे को जॉब करना था, तो मैंने अपना करियर उस टाइम पे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं किया था कि मैं वेट करूँ 3-4 मंथ्स टू गेट अ जॉब इन माय ओन डोमेन। तो हमने डिसाइड किया, मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मैं कोई ऐसी जॉब लूँगी जिससे हमारा मंथली खर्चा चल सके, एंड यू जस्ट टेक योर टाइम, अपने इंटरव्यूज़ प्रिपेयर करो एंड देन गो फॉर अ जॉब। सो ये हमारा प्लान था। सो मैंने यहाँ पे आते ही एक जॉब ले ली थी, और वो भी लाइक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से मिली। जैसे हम लोग
ट्रैवल करे थे एक जगह से दूसरी जगह, तो मैंने बस स्टॉप पे वो एडवर्टीज़मेंट लगा हुआ देखा था अच्छा। जॉब का। तो मुझे लगा कि हमें यहाँ जाना चाहिए, मेरे को यहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे सुना था कि अगर आपको कोई भी जॉब इनिशियली मिल रही है तो आप छोड़े ना, क्योंकि आपको नहीं पता आपको दूसरा मौका कब मिलेगा। तो मैंने उस जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था। वहाँ पे भी वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, वहाँ पे आपको उनके प्रोडक्ट्स बनाने थे। तो इट्स नॉट फार्मास्यूटिकल? नो, नॉट एट ऑल। हाँ हाँ। सो लाइक इट्स जस्ट अ जॉब लाइक जो मुझे सिर्फ इतने पैसे दे कि हमारा मंथली खर्चा चल जाए। अच्छा। वो उस टाइप की जॉब थी। वो कोई ऐसी जॉब नहीं थी जो मेरे करियर से रिलेटेड हो या मुझे कुछ ग्रोथ देने वाली जॉब वो नहीं थी। वो बस अ टाइम बीइंग थी कि मे बी मेरे हस्बैंड को जॉब लग जाए एंड देन आई स्टार्ट डूइंग माई ओन थिंग, जो भी मेरे दिमाग में हो। सो मैंने वो जॉब अराउंड 5 months की, एंड देन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड थिंग्स वर सेटल्ड। मेरे हस्बैंड को जॉब मिल गई थी, अच्छी जॉब मिल गई थी। सो देन वी मूव्ड ऑन टू माई प्लान देन। लाइक आपको फार्मास्यूटिकल का एक्सपीरियंस था इंडिया में, तो आपने फार्मास्यूटिकल ट्राई नहीं किया जब आप लैंड किए यहाँ पर? कनाडा में एक्चुअली, कनाडा में एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे हर चीज़ के लिए एक सर्टिफिकेशन ज़रूरी है। यहाँ पे कोई भी प्रोफेशन है, हमारे इंडिया में रियल स्टेट बंदा ऐसे ही कर लेता है, कोई डिग्री नहीं। यहाँ पे आपको रियल स्टेट के लिए भी एक सर्टिफिकेशन चाहिए। आप वो और अभी तो मैंने सुना है रियल स्टेट के लिए यू हैव टू गिव आईलेट्स टू, आपको आईलेट्स भी देना पड़ेगा। अच्छा। सो यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए एक सर्टिफिकेशन है। हम तो फार्मास्यूटिकल्स में, मैं एज अ केमिस्ट काम करती हूँ, बट अगर बंदा इंडिया से डॉक्टरी भी करके आता है, MBBS MD, तो भी उसको यहाँ पे आके कुछ एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ते हैं। ओनली देन दे कैन डू देयर देयर इंटर्नशिप एंड ऑल दोज थिंग। तो यहाँ पे इजी नहीं है। तो मुझे पता था कि मेरा फार्मास्यूटिकल्स का एक्सपीरियंस है, बट स्टिल मुझे पता था कि यहाँ पे मुझे कुछ सर्टिफिकेशन और मे बी कम कोई एक डिग्री 1 year का डिप्लोमा करना पड़ेगा टू स्टैब्लिश माई सेल्फ। तो फार्मास्यूटिकल यहाँ पर रेगुलेटरी प्रोफेशन में आता है, तो अगर आपको फार्मास्यूटिकल लाइन में जाना है तो आपको वो रेगुलेटरी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो फिर आपने वो जॉब की, तो वो जॉब प्रोफाइल क्या था? मतलब वो बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोगों के थोड़े शौक डिफरेंट हैं, जो मतलब प्योर कनेडियन होंगे। यहाँ पे हर घर में एक बाथ टब होता है, राइट? सो दे आर यूज्ड टू उस बाथ टब में वो कलरफुल से बाथ बॉम्ब्स होते हैं, वो बना के बबल्स बना के, एंड दे यूज टू टेक बाथ ऑन वीकेंड्स। लाइक वीकडे में तो बंदे के पास टाइम नहीं होता कि वो 1 घंटा टब में बैठ के नहाएगा, बट वीकेंड पे होता है। सो बेसिकली वो प्रोडक्ट्स मेरी कंपनी बनाती थी, तो हम वो हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते थे। अच्छा। सो बट वो बहुत फिजिकल जॉब था, लाइक लॉट्स ऑफ हैंड मूवमेंट्स, lots of lifting of heavy crates and all that. So it was a very, like, it's not an easy job, it's just a 8-hour job. Okay. But you can compare it to maybe 10 hours job, because lots of physical work and lots of hand movements. So it was tough, and also like because my job was started at 7 and my place was far, like जहाँ मेरी job थी और जहाँ मेरा घर था, उस ट्रैवलिंग में मुझे 1.5 hours लग जाते थे, मोर देन 1.5 hours। तो मैं 5:15 मॉर्निंग में अपने घर से शुरू करती थी, एंड अब मैं 7 o'clock पे अपने काम पे पहुंचती थी। और आप सोचिए कि बाहर विंटर्स हो गई है और स्नो पड़ी हुई है, ठीक है? स्नो में आप चलोगे ना तो आप 1 कदम आगे चलोगे, आप 2 कदम पीछे आओगे, ऐसा होता है। तो मैं यूज टू नहीं थी, तो मेरे को तो सुबह सुबह बहुत डिफ़िकल्टी होती। आप ग्लव्स की डबल लेयर पहन के जाओगे सुबह, बट आपके हैंड्स काम नहीं करेंगे। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि हाथ, जैसे बोलते हैं अपने यहाँ इंडिया में, सुन्न हो गए हैं, मेरे हाथ सुन्न हो जाते। तो आई यूज टू डू लॉट्स ऑफ हैंड मूवमेंट्स टू गेट माई सेंसेस आ जाए हाथ में। तो वो मतलब वो बहुत स्ट्रगल था, बट आई थिंक इट्स कॉमन हेयर, हर कोई करता है। मैं एक बहुत एक ऐसा शेयर करूँ आपसे कि जब मैं बस में ट्रैवल करती थी सुबह,